बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ कि हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 301 स्टैट 301 एसटीए 301 की जो फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो है उसके सब्जेक्टिव पार्ट के साथ हम हाजिर हैं। और इंशाल्लाह ताला ये यूट्यूब पर मौजूद तमाम वीडियोस से बेस्ट वीडियो आपके पास होगी। और इसमें हम इंशाल्लाह ताला 45 क्वेश्चन, जिनमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स होंगे, जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, उनको हम क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। कंप्लीट देख के और स्टार्ट करने से पहले ही आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो स्टार्ट नहीं करनी उतनी देर जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना और वीडियो को लाइक नहीं किया आपने, ठीक है। तब आपने जाके वीडियो को स्टार्ट करना है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप देखकर दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है, जिसमें हमने 135 एमसीक्यूज़ कवर किए थे, वो हम अपलोड कर चुके हैं। वो भी लाजमी देखें तो इंशाल्लाह ताला इससे आपका पूरे का पूरा जो पेपर होगा वो क्लियर होगा, ठीक है। कोई मसला परेशानी है या हमें फ़ीडबैक लाजमी देना आपने, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो जो काम मैंने आपको बोले हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और एक शेयर वाला बटन दबा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम CDFB बोलते हैं, ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। वो कह रहा है कि हमारे पास कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है? जो कि 1 2 3 4 इस तरह करके जो स्टेप्स में होता है। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? जो कि पॉइंट्स में होता है, जिस तरह 1.1 1.01 1.02 इस तरह करके जो कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं। जो डिस्क्रीट होते हैं वो होते हैं 1 1 के बाद 2 फिर 3 इस तरह करके। अगर आपके पास कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स है, तो अगर आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम CDF बोलते हैं, वो हमने अगर कैलकुलेट किया है, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये आपने बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो आपने इसका आंसर देना है कि नहीं, देयर इज़ नो डिफरेंस। इस दोनों में कोई फंक्शन नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आर टू नेम्स फॉर द सेम फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये एक ही फंक्शन के सेम नाम है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट इसको करते हैं f(x) इज़ इक्वल टू P कैपिटल X इज़ लेस देन आर इक्वल टू X। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम देखते हैं कि दिस मीन्स f(x) गिव्स द प्रोबेबिलिटी। तो देखें यहाँ पे P का क्या मतलब है कि जो f(x) है ये हमें क्या दे रहा है? प्रोबेबिलिटी दे रहा है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी दे रहा है? कि दैट द रैंडम वेरिएबल x इज़ लेस देन आर इक्वल टू अ गिवन वैल्यू x। ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि जो रैंडम वेरिएबल x है वो लेस देन है या इक्वल टू है किसी भी गिवन वैल्यू x के लिए, ठीक है। तो इसका जो लुबेलबाब है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये अलग-अलग नहीं है, ये दोनों एक ही फंक्शन के नाम है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है f(x) इज़ इक्वल टू P ऑफ कैपिटल X इज़ लेस दैन इक्वल टू X। इसका मतलब ये होता है कि ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है किसकी? रैंडम वेरिएबल x की, जो कि लेस दैन आर इक्वल टू होगा किसी गिवन वैल्यू x के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैम्पल प्रोपोर्शन। किसी जो सैम्पल प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, ठीक है। इसको आपने डिफ़ाइन करना है। इजी वर्डिंग में आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या मतलब है इसका। वो कह रहा है कि इफ़ वी टेक रिपीटेडली सैम्पल्स फ्राम द सेम पॉपुलेशन। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में क्या होता है? फ़र्ज़ करें आपके पास स्टूडेंट्स हैं या कोई इस तरह के जो डाटा होता है जिसको आपने एनालाइज़ करना होता है। तो जो डाटा होता है वो पॉपुलेशन होती है। तो पॉपुलेशन में से आप क्या करते हैं? सैम्पल्स लेते हैं। वो कह रहा है कि हम लगातार सैम्पल्स ले रहे हैं सेम पॉपुलेशन से, ठीक है। यानी कोई एक पॉपुलेशन है हमारे पास, जिस तरह के आप समझ लें कि कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कोई पॉपुलेशन है, तो आप उसमें लगातार सैंपल्स लेते जा रहे हैं और उनका सैंपल प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। यानी जो सैंपल आप ले रहे हैं उसका आप क्या करते जा रहे हैं? कैलकुलेट, सैंपल प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते जा रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज प्रोपोर्शन इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सैंपल प्रोपोर्शन हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी कॉलम में या किसी टेबल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में से हमने काफ़ी सारे सैंपल्स लेते रहे लगातार, ठीक है। कभी कुछ सैंपल ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। फिर हमने क्या किया? तमाम सैंपल्स के क्या किए?
उनके कैलकुलेट किए, सैंपल प्रोपोर्शन हमने कैलकुलेट किए। तो जो सैंपल प्रोपोर्शन हमने कैलकुलेट किए हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनकी जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। तो सैंपल प्रोपोर्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी हैट से। पी और ऊपर इसके छोटी सी हैट होती है एक्स बटा एन से, जहाँ पे एक्स जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस इन सैंपल है, यानी कि आपने जो है वो पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया है वो उसका सक्सेस रेट क्या है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन हमारा क्या है, एन हमारा सैंपल साइज़ है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है ना वो ज़्यादातर क्या होता है, थ्योरी टाइप होता है। तो आपने थ्योरी पे भी कंसंट्रेट करना है, ज़्यादातर डेफिनेशंस चीज़ों में डिफरेंस आता है क्वेश्चन में, तो आपने उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ एन ऑटोमोबाइल इज़ ड्रिवन ऑन द एवरेज नो मोर देन 16,000 किलोमीटर पर ईयर। कोई एक गाड़ी है, उसकी जो सालाना एवरेज ये है कि वो 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा किसी सूरत में सफ़र नहीं करती। सालाना गाड़ी की एवरेज कितनी है कि वह 16,000 किलोमीटर से या तो बराबर करती है 16,000 किलोमीटर के, या फिर उससे कम करती है, ज़्यादा किसी सूरत में नहीं करती। तो हमने क्या करना है, नल हाइपोथेसिस लिखना है इसके लिए और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना है। ठीक है, तो देखें स्टेटमेंट नो मोर देन 16,000 किलोमीटर पर ईयर, ये क्या कहता है, डिस्टेंस इज़ लेस देन आर इक्वल टू 16,000 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है वो ना तो 16,000 से ज़्यादा है, हाँ ये है कि 16,000 के बराबर हो सकता है या फिर उससे कम ही रहेगा, ज़्यादा किसी सूरत में नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को समझ लिया, अब हम इसके लिए नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं म्यू। म्यू को हमने लिखा है कि ये म्यू जो है वो एनुअल डिस्टेंस ड्रिवन है, यानी कि जो गाड़ी एनुअल डिस्टेंस यानी सालाना डिस्टेंस जो कवर करती है उसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस में हम इक्वालिटी वाला साइन जो है वो इंक्लूड करते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम इक्वल टू और लेस देन वाला जो केस होता है वो लेते हैं। तो म्यू जो है नल हाइपोथेसिस के लिए म्यू हमारा लेस देन आर इक्वल टू 16,000 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसमें हम कौन सा साइन इंक्लूड करते हैं, लेस देन और इक्वालिटी वाला। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और नल हाइपोथेसिस क्या होगा, फिर इसका उल्ट हो जाएगा, अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होता है। तो क्या होगा कि म्यू जो है हमारा ग्रेटर हो जाएगा 16,000 किलोमीटर से। यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है, यहाँ पे लेस वाला भी केस ख़त्म हो गया और इक्वल टू वाला भी, और इसका फिर उल्ट क्या होगा, ग्रेटर वाला। तो देखें इसका H1 या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाइल अप्लाइंग द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। जब हम काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई करते हैं, इफ़ एन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन एनी कैटेगरी इज़ लेस देन 5 व्हाट शुड वी डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखें कि जब हम काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमारी अगर कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसी भी कैटेगरी में अगर 5 से लेस हो जाती है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर वो किसी भी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो तो हम उस पर ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसने पूछा है कि हम ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है उसमें हर कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। अगर लेस हुई तो लेस पे ये टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो द बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू कंबाइन दैट कैटेगरी विद वन और मोर एडजेसेंट कैटेगरीज अंटिल द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई बिकम्स 5 और ग्रेटर दैट इज़। तो देखें इसका एक हमारे पास सलूशन ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कैटेगरी कम होगी 5 से कम होगी, हम उसके साथ वाली जो कैटेगरीज होंगी उनको उसके साथ ऐड अप कर देंगे। यानी जो एडजेसेंट कैटेगरीज, एडजेसेंट का क्या मतलब है, जो उसके साथ वाली कैटेगरी होगी हम उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड कर लेंगे उसमें। तो जब तक वो 5 या 5 से बड़ी नहीं हो जाती हम जो साथ वाली उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते रहेंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कैटेगरी है A B C D, और A की फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 12 है, B की 8 है, C की 3 है और D की 7 है। तो देखें यहाँ पे जो C है, C कैटेगरी इसकी तो हमारे पास कम है, 5 से कम है,
तो यहाँ पे तो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, इसके जो साथ वाला हमारा एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इसके साथ वाली जो नीचे वाली एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसको ऐड करेंगे इसमें। तो देखें हेयर यहाँ पे जो सी कैटेगरी है उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 3 है जो कि लेस देन 5 है, तो हम टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि सी और डी यानी कि सी की जो साथ वाली कैटेगरी है उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करेंगे। तो ऐड अप करने से सी प्लस डी करने से ये 10 हो जाता है, तो 10 जो है वो ग्रेटर है 5 से। अब हम जो है वो टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, आप इसको अच्छे तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग से क्या मुराद है, हमने इसके बारे में छोटा सा नोट लिखना है, ठीक है। इन कोटा सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि जो रिसर्चर होता है, जारी बात है जो सैम्पलिंग करता है या जो डाटा इकट्ठा करता है वो कि रिसर्चर होता है। रिसर्चर उस पर काम करके फिर वो जो रिज़ल्ट होता है उसको शाया करता है, उसके जो है वो मुख्तलिफ जो हैं वो काम करता है डाटा पर। तो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है ना, वो ये इस चीज़ को डिसाइड करता है कि हाउ मैनी पीपल टू सेलेक्ट फ्राम ईच ग्रुप। यानी अगर जिस चीज़ का हम सैंपल ले रहे हैं, जिस चीज़ जो पॉपुलेशन है हमारी, जो पॉपुलेशन है उसमें एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, तो जो कोटा सैम्पलिंग होती है उसमें रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि जो हर ग्रुप में से कितने % पीपल जो है, कितने लोग जो है वो सिलेक्ट करने हैं। द सिलेक्शन इज़ यूजली बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और जजमेंट। तो ये जो सिलेक्शन होती है ये ज़्यादातर किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये करती है कन्वीनियंस यानी कि आसानी, और जजमेंट यानी कि जो रिसर्चर के लिए आसान हो और उसकी जजमेंट के मुताबिक जो करेक्ट हो। तो ये जो कोटा सैम्पलिंग है ये उस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो इस तरह जो हर इंडिविजुअल है, यानी कि जो पॉपुलेशन में हर आदमी है, हर इंडिविजुअल है, उसके लिए बराबर का चांस नहीं होगा। यानी उसके लिए ये नहीं होगा कि हर बंदे के लिए एक जैसा चांस होगा कि इसको सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि ये चीज़ वो जो रिसर्चर है उसकी आसानी और जजमेंट पे डिपेंड करती है। तो वो चाहे तो वो सिलेक्ट कर सकता है किसी शख्स को और किसी को नहीं कर सकता। तो तमाम के लिए जो है वो इक्वल चांस नहीं है। तो ये ऐसा, इस चीज़ को हम कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि सपोज अ सर्वे रिक्वायर्स 100 स्टूडेंट्स। तो देखें अगर कोई सर्वे है तो उसमें हमने 100 स्टूडेंट्स को शामिल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 60 मेल्स होंगे और 40 फीमेल्स, यानी हमने 100 ऐसे पूरे करने हैं स्टूडेंट जिनमें 60 जो है वो मर्द हों और 40 जो है वो फीमेल्स हों। तो रिसर्चर जो है वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू तब तक करेगा जब तक 60 जो मर्द हैं और 40 फीमेल जो हैं वो रिस्पांस मिल जाए उसको, ठीक है। वो कब तक इंटरव्यू करता रहेगा, वो तब तक करता रहेगा जब तक उसके पास 60 आदमियों और 40 औरतों के जवाब हासिल नहीं हो जाते। नेक्स्ट हमारे पास है राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि सैम्पलिंग इज़ डन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें जो सैम्पलिंग होती है वो रिप्लेसमेंट के बगैर होती है। यानी अगर आप पॉपुलेशन में से कोई एक सैंपल निकाल लेते हैं तो दोबारा उसमें रिप्लेस नहीं करते, वो चीज़ उसमें दोबारा नहीं रखते। इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग इज़ डन विदाउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है द पॉपुलेशन साइज़ इज़ फाइनाइट। तो जो पॉपुलेशन हम लेंगे वो एक फाइनाइट यानी कि महदूद होगी, ये नहीं होगी कि वो इनफाइनाइट होगी, उसकी कोई हद ही नहीं होगी, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन होगी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो एक फाइनाइट साइज़ की होगी। देयर आर 2 आउटकम्स। तो देखें जब भी आप सैंपल लेंगे तो उसके 2 आउटकम्स होंगे, 2 नतीजे हो सकते हैं, या तो कामयाबी हो सकती है या नाकामी हो सकती है, ये तो सबको पता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस आफ्टर ईच ड्रा। तो ज़ाहिर बात है जब आप उसमें से सैंपल लेते जाएंगे तो जैसे जैसे सैंपल लेते जाएंगे तो उसमें जो सक्सेस का जो रेट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। जब आप उसमें रिप्लेसमेंट नहीं डालेंगे, यानी जो चीज़ पहले निकाली है वो बाद में नहीं डालेंगे, तो जो सक्सेस का यानी कामयाबी का जो रेट है वो हर सैंपल के बाद जब आप हर सैंपल लेंगे तो उसमें वो जो है वो कम होता जाएगा। सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, यानी कि क्या होगा कि जब आप जो ट्रायल्स ले रहे हैं यानी जो सैंपल्स ले रहे हैं तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। यानी कि ज़ाहिर बात है जब आप कोई चीज़ निकालेंगे और उसमें डालेंगे नहीं दोबारा तो वो फिर डिपेंडेंट हो जाएगी। द सैंपल साइज़ इज़ फिक्स्ड। तो जो सैंपल का साइज़ होगा वो भी फिक्स्ड होगा कि आपने पॉपुलेशन में से जो सैंपल का साइज़ लेना है वो 5 बंदे लेने हैं, 10 बंदे लेने हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गिव डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद रखें। तो टाइप 1 में क्या होता है कि रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। तो देखें इसमें जो नल हाइपोथेसिस होता है वो ट्रू होता है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये टाइप 1 एरर है। तो टाइप 2 एरर क्या होगा कि हम एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी हमें नज़र भी आ रहा होता है कि ये नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, लेकिन हम उसको फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये टाइप 2 एरर है। टाइप 1 एरर में क्या करते हैं कि एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 1 एरर कि इट इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव। तो देखें ये नल हाइपोथेसिस तो हमारा ठीक था, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। तो इट इज़ अ फॉल्स नेगेटिव। तो देखें ये हमारा क्या है कि इसमें हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो गलत था, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। टाइप 1 एरर को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर एंड अ स्टैटिस्टिक। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में आपने डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले पैरामीटर को पढ़ते हैं कि डिस्क्राइब्स द इंटायर पॉपुलेशन। पैरामीटर वो चीज़ होती है जो पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करती है, जिसमें से हम सैंपल ले रहे होते हैं वो पॉपुलेशन होती है, तो ये पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन करता है। इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू बट यूजली अननोन। तो ये एक फ़िक्स्ड वैल्यू होती है इसकी, लेकिन ये अननोन होता है, इसका हमें इल्म नहीं होता। रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स लाइक म्यू, जिसको हम मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन, ठीक है। तो ये देखेंगे इसको हम डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह के मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पैरामीटर के बारे में थी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक क्या होता है कि डिस्क्राइब द सैंपल टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। तो जो स्टैटिस्टिक होता है वो क्या होता है कि वो एक सैंपल को डिस्क्राइब करता है जो हम पॉपुलेशन में से ले लेते हैं, ठीक है। इट चेंजेस फ्राम सैंपल टू सैंपल। ज़ाहिर बात है जब हम सैंपल को चेंज करेंगे तो हमारा स्टैटिस्टिक भी चेंज हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेड बाई हम इसको एक्स बार, जिसको हम सैंपल मीन बोलते हैं, और पी हैड, जिसको हम सैंपल प्रपोर्शन बोलते हैं। तो देखेंगे ये सारी चीज़ें जो हैं हम स्टैटिस्टिक में आती हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक यूनिवर्सिटी में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स की जो एवरेज सीजीपीए है वो अगर हम उसकी बात करें तो वो एक पैरामीटर होगा, क्योंकि वो तमाम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम उसमें से 100 स्टूडेंट्स की एवरेज सीजीपीए को देखेंगे तो ये एक स्टैटिस्टिक होगा, क्योंकि ये हमने पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेकर उसकी एवरेज सीजीपीए की बात की है, तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारे पास स्टैटिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लेवल ऑफ सिग्मा सिग्निफिकेंस, जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि हम हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी का, क्या हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या चांस है कि हम टाइप 1 एरर कर सकते हैं इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ठीक है, कोई भी हम जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम इसकी टाइप 1 एरर इसमें कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। कॉमन वैल्यूज़ क्या हैं अल्फ़ा की, यानी से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जो मोस्ट पॉपुलर वैल्यूज़ हैं ये आपने याद रखनी है, ठीक है। 0.05 है, जिसको 5% भी बोलते हैं, ये सबसे कॉमन है। 0.01 है यानी 1%, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड होती है। 0.10 है, जिसको 10% बोलते हैं, ये हम कभी कभार यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टडीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन 1 टेल टेस्ट एंड अ 2 टेल टेस्ट। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। चाहे वो 1 टेल टेस्ट हो चाहे 2 टेल टेस्ट हो, ये किस पे डिपेंड करता है? ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है। 1 टेल टेस्ट जो है वो क्या करता है कि कब हम यूज़ करते हैं? जब हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि पैरामीटर जो है वो ग्रेटर देन और लेस दैन अ स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है। यानी 1 टेल टेस्ट को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम देखना चाहते हैं कि कोई पैरामीटर ग्रेटर देन है या लेस देन है किसी स्पेसिफिक वैल्यू से। वाइल वी यूज़ 2 टेल टेस्ट टू चेक वेदर अ पैरामीटर इज़ डिफरेंट फ्राम अ स्पेसिफिक वैल्यू। और 2 टेल टेस्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो पैरामीटर है वो किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से क्या डिफरेंट है या सेम है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि सपोज अ कंपनी क्लेम्स एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब इज़ 1000 आवर्स। कोई कंपनियां बल्ब बनाने वाली, उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारे बल्ब की जो एवरेज लाइफ है वो 1000 घंटा है।
देन वन टेल टेस्ट इसमें क्या होगा, टेस्ट इफ़ बल्ब लास्ट मोर देन 1000 आवर्स। तो देखें मैंने आपको बताया था कि वन टेल टेस्ट में हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या जो पैरामीटर है वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू से ग्रेटर है या लेस है। तो हम देखेंगे कि इसमें मोर देन यानी कि हमारा जो बल्ब है क्या वो 1000 घंटे से ज़्यादा चलता है, तो इसमें जो एच नाट होगा वो तो म्यू हमारा 1000 के बराबर होगा। एच नाट हमारा म्यू जो है वो 1000 के बराबर होगा। लेकिन जैसे हम H1 की बात करेंगे, H1 हमारा, क्योंकि ये वन टेल और टू टेल टेस्ट जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करते हैं, तो इसमें H1 जो है वो चेंज होगा, यानी कि H1 हमारा म्यू जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1000 से, क्योंकि हम यही चीज़ चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो बल्ब है क्या वो 1000 घंटे से ज़्यादा चल सकता है। तो इसके लिए एच नाट जो है वो तो सेम रहेगा, म्यू इज़ इक्वल टू 1000। तो टू टेल टेस्ट में भी क्या होगा, टू टेल टेस्ट में हम देखेंगे कि क्या हमारी जो लाइफ है बल्ब की वो डिफरेंट है 1000 आवर से। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा एच नाट है वो तो 1000 के बराबर ही होगा, लेकिन H1 जो है वो 1000 के बराबर, म्यू जो है वो 1000 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने 1000 से डिफरेंट वैल्यू लेनी है। तो जब म्यू हमारा एच नाट में हमारा म्यू जो है वो 1000 है, तो H1 हमने डिफरेंट लेना है, तो H1 हमारा नॉट इक्वल टू 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इस दोनों में हमने जो डिफरेंस है वो बताना है। सबसे पहले हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात कर लेते हैं। इसमें जो हर नंबर है उसके पास इक्वल चांस होगा सिलेक्शन के लिए, यानी जितने भी उसमें चीज़ें हैं हर चीज़ के पास जो है वो इक्वल नंबर ऑफ सिलेक्शन का होगा, यानी कि कोई भी आप चीज़ उठाएं तमाम के पास जो है वो सिलेक्शन के लिए इक्वल चांस होगा। इसमें ग्रुपिंग जो है वो चीज़ों की वो रिक्वायर नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सूटेबल फॉर अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, ये उस पॉपुलेशन के लिए अच्छी है या ज़रूरी है या सूटेबल है जो कि एक ही टाइप की हो। यानी फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास पॉपुलेशन में एक या एक से ज़्यादा किस्म की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि ऐसी पॉपुलेशन भी होगी जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ें हों। ईज़ी टू अप्लाई, और इसको अप्लाई करना भी ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या करता है, ये पॉपुलेशन को डिवाइड करता है। सबसे पहले इसमें हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में, जिनको हम स्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है। यानी ऐसे ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड करेंगे। यानी अगर फ़र्ज़ करें हमारी पॉपुलेशन में 4 या 5 टाइप्स की चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे, हर टाइप की चीज़ को एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह करके हम ग्रुप्स बना लेंगे। फिर हम हर ग्रुप से क्या करेंगे, हम सैंपल लेंगे, ठीक है। हर ग्रुप से हम सैंपल लेंगे। ग्रुपिंग इज़ वेरी नेसेसरी, तो यहाँ पे ग्रुपिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये जो है ये किस तरह की पॉपुलेशन के लिए सूटेबल है, जो कि हेट्रोजीनियस हो, यानी जिसमें दो या दो से ज़्यादा किस्म की चीज़ें मौजूद हों। ये एक्यूरेट तो है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि गिव डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन में हमने फ़र्क बताना है। तो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है कि ये पॉइंट से मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू देती है, तो इसमें जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक ही पॉइंट हमें मिलता है, सिंगल वैल्यू मिलती है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं होगी। जिस तरह के फॉर एग्जांपल x बार इज़ इक्वल टू 50, तो x बार 50 है, तो इसमें हमें ज़्यादा वैल्यूज़ जो एक ही वैल्यू मिली है, इससे हम ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। इंटरवल एस्टिमेशन का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो एक रेंज की शक्ल में आती है, एक इंटरवल की शक्ल में आती हैं, जो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर म्यू की बात करें, यहाँ पे म्यू अगर हमारे पास डाटा में अगर कोई म्यू है, तो उसकी अगर रेंज 48 से लेकर 52 तक है, तो देखें यहाँ से हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन क्रिटिकल रीजन फॉर फॉलोइंग हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जहाँ पे एच नाट जो है वो हमारा म्यू, यानी नल हाइपोथेसिस हमारा म्यू इज़ इक्वल टू 75 और अल्टरनेटिव हमारा म्यू इज़ लेस दैन 75 है। तो देखें यहाँ पे सिंस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यहाँ पे देखें हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है, ये मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। दिस इज़ अ लेफ्ट टेल टेस्ट। तो देखें अगर म्यू हमारा लेस दैन 75 है, लेस दैन वाला सिंबल है, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। और जो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि सिग्मा की वैल्यू दी गई है वो हमें 0.05 या 5% दी गई है।
फॉर अ लेफ्ट टेल जी टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, जेड अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो होती है, ये आप जी टेबल जो होता है ये आपको जो आपके हैंड आउट्स हैं उनके लास्ट पे टी टेबल, जी टेबल, काई स्क्वायर टेबल, इस तरह के 4-5 किस्म के टेबल दिए गए हैं। तो ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है ये हमने जी टेबल से कैलकुलेट की है। जी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1.645। तो हमने क्या करना है कि हमने रिजेक्ट कर देना है एच नाट को अगर जेड हमारा लेस दैन -1.645 है। तो देखें ये हमारा यहाँ से ये हमारा -1.645 है और ये हमारा ज़ीरो है। तो इस साइड वाला सारा जो इस पॉइंट -1.645 से जो लेस होगी चीज़ें उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और ये वाला जो रीजन होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू एक्स इज़ इक्वल टू 24,000 एंड सिग्मा एक्स इज़ इक्वल टू 412.20, देन फाइंड आउट पी ऑफ एक्स बार इज़ लेस दैन इज़ ग्रेटर दैन 24,500। तो देखें यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें 24,000 दी गई है, सिग्मा की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो हमने फाइंड ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज़ ग्रेटर दैन 24,500। तो सबसे पहले हम जी स्कोर फाइंड आउट करेंगे। जी स्कोर का फार्मूला हम कैसे जी स्कोर फाइंड करेंगे कि 24,000 में ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, उसमें से हम ये मिनिमम वैल्यू 24,000 माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड कर देंगे सिग्मा से, ठीक है। डिवाइड कर देंगे यहाँ पे सिग्मा से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिग्मा से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.21 आ जाएगा। अब हम जी टेबल को इस्तेमाल करेंगे। जी टेबल में देखेंगे कि हमारा जो जी है वो ग्रेटर दैन 1.21 है। इस वैल्यू से हमारा जी जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 1 माइनस 0.8869 इसके बराबर आ जाएगा 0.1131 आ जाएगा। तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.1131 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ये 0.1131, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू लेकर आपने जी टेबल से क्या करना है, ये वैल्यू देखनी है जहाँ पे जी हमारा 1.21 से ग्रेटर हो, तो उसके लिए हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। व्हाट डज क्वार्टाइल डेविएशन मेजर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो क्या मेजर करती है डिस्ट्रीब्यूशन में। इट मेजर्स द स्प्रेड या डिस्पर्शन ऑफ मिडल, ये स्प्रेड को यानी फैलाव को या डिस्पर्शन को मेजर करती है ऑफ, यानी जो 50% डेटा है उसका जो है वहाँ पे डिस्पर्शन या ये जो है वो मेजर करती है। इट इज़ हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यू डॉट डी इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, ये फार्मूला है, ठीक है। इट इज़ लेस अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं ये इससे ये जो है क्वार्टाइल डेविएशन ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ से बहुत कम जो है वो मतलब अफेक्ट होती है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास कि अगर एक्स बार की वैल्यू 15 है और सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू है 56 और एन की वैल्यू है 20, हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है और पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के लिए, ठीक है। यहाँ से हमारा ये फार्मूला है n-1 इंटू एस स्क्वायर काई स्क्वायर ऑफ 0.95, n-1 होल स्क्वायर काई स्क्वायर ऑफ 0.05, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ से हम n-1 होल स्क्वायर एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू किसके होता है, वो होगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 56। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे फाइंड करेंगे, n में से -1 करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 19। काई स्क्वायर टेबल से हम क्या करेंगे कि काई स्क्वायर ऑफ 0.95, 19 ये n डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। काई स्क्वायर 0.95, 19 किसके बराबर आ जाएगा 30.11144। काई स्क्वायर 0.05, 19 ये किसके बराबर आ जाएगा 10.117। तो लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट होगी हमारे पास 56/30.144,
1.86, अपर लिमिट हो जाएगी 56 ओवर 10.117, इसका आंसर 5.54 आ जाएगा। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो 1.86 ये इसकी लोअर लिमिट और 5.54 इसकी अपर लिमिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए रिसर्चर वर्क विशेस टू एस्टिमेट द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन यूजिंग अ सिंपल sufficiently large that the probability will be 0.95 that the sample mean will not differ from the true mean by more than 25% of standard deviation. How large should sample be taken? तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई रिसर्च वर्कर है, वो इस चीज़ की उसको ख्वाहिश है कि जो उसका एस्टीमेट है मीन का पॉपुलेशन का, वो ऐसा सैंपल ले कि वो सफिशिएंटली लार्ज भी हो और जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.95 और जो सैंपल मीन है वो ना डिफ़र हो 25% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने फाइंड आउट करना है कि वो n की वैल्यू यानी सैंपल की वैल्यू कितनी रखेगा। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल क्या है 95, ठीक है, क्योंकि 0.95 उसने दिया है तो 95 कॉन्फिडेंस लेवल होगा 95%। जी अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर होगा 1.96। ये भी हमने जी टेबल जो है वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप वैल्यू याद रखें इसको। मैक्सिमम अलोएबल एरर जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो 25 के बराबर है, 25% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब है ई इज़ इक्वल टू 0.25 सिग्मा आ जाएगा, 0.25 सिग्मा आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है n इज़ इक्वल टू जेड अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर ई होल स्क्वायर। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, n की वैल्यू n बराबर आ जाएगा जेड अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, 1.96 सिग्मा ओवर 0.25 सिग्मा होल स्क्वायर आ जाएगा। सिग्मा सिग्मा से कट जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, इसको डिवाइड करके स्क्वायर लें तो इसका आंसर 61.6047 आ जाएगा। लेकिन हमने जो n की वैल्यू है वो एक होल नंबर लेनी होती है, तो इसको हम 61.47 की बजाय n इज़ इक्वल टू 62 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला आपने याद रखना है और ये जेड अल्फ़ा बाई 2 की जो जी टेबल से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ आपने याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 वोमेन इन अ सोसाइटी। कोई सोसाइटी है हमारे पास, उसमें 1000 जो है वो रैंडम वोमेन्स रहती हैं, उसमें से हमने 224 जो हैं वो एरियल वॉशिंग पाउडर यूज़ करती हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट एस्टिमेटर एंड पॉइंट एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द वेमेन हु यूज़ एरियल वॉशिंग पाउडर। तो हमने पॉइंट एस्टिमेट फाइंड आउट करना है जो औरतें जो है वो एरियल सर्फ यूज़ करती हैं। तो देखें इसमें हमारे पास सैम्पल साइज़ n की वैल्यू 1000 है, नंबर ऑफ़ वोमेन यूजिंग एरियल वॉशिंग पाउडर, वो औरतें जो एरियल वॉशिंग पाउडर यूज़ करती हैं उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है, वो 224 है। पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी हेड से करते हैं। पी हेड का फार्मूला होता है x ओवर n, तो ये x हमारा 224 है और ये 1000 है, इसकी वैल्यू 0.224 आ जाएगी। What is the impact of level of confidence 1 माइनस अल्फ़ा ऑन द वैल्यू ऑफ जी अल्फ़ा बाई 2। हमने ये चीज़ बतानी है कि जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसको हम 1 माइनस अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जो इम्पैक्ट है जेड अल्फ़ा बाई 2 से वो किस किस्म का है, क्या है। तो यहाँ से देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फ़ा जब हमारा इंक्रीज़ करता है तो जेड अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है। तो एज़ द कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ जेड अल्फ़ा बाई 2 डिक्रीजेज। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज़ होगा वैसे हमारी जेड अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। तो देखें इंक्रीज़ होने पे ये वैल्यू इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होने पे ये वैल्यू डिक्रीज़ होती है। इसकी एग्जांपल देखें कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर 90%, 95%, 99% है तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.10, 0.05, 0.01, तो जेड अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू होगी 1.645, 1.96, 2.576। तो देखें कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल हमारा 90% था तो ये वैल्यू 1.645 है। जब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ा तो ये वैल्यू भी बढ़ गई, मज़ीद बढ़ा तो ये वैल्यू मज़ीद बढ़ गई, ठीक है। तो बढ़ने से ये बढ़ती है, कम होने से ये कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूलेट द हाइपोथेसिस इन केस ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो हमने क्या करना है कि हाइपोथेसिस फार्मूलेट करने हैं किस चीज़ के लिए, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए हमने हाइपोथेसिस
करने हैं। नल हाइपोथेसिस होगा जिसको एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम द ऑब्जर्व्ड डाटा फिट द स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो डाटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो जाएगा, यानी कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जो हमने डाटा ऑब्जर्व किया है उसमें और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो पूरा पूरा फिट हो जाएगा उसमें। ये नल हाइपोथेसिस होगा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए जिसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑब्जर्व डाटा डू नॉट फिट द स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो ऑब्जर्व डाटा होगा वो फिट नहीं करेगा जो स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम चेक कर रहे हैं उसके साथ जो ऑब्जर्व डाटा है वो फिट नहीं होगा। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं उनके दरमियान एक नुमाया फ़र्क हमें नज़र आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की कि इफ़ जी इज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरियस 1 देन फाइंड लोअर क्वार्टाइल। अगर हमारे पास z जो है वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और यहाँ पे जो मीन की वैल्यू है वो 0 है और वेरियंस हमारा 1 के बराबर है, तो हमने क्या करना है, हमने लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है। लोअर क्वार्टाइल को हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो z की वैल्यू होती है 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई बिलो इट, यानी कि जो लोअर क्वार्टाइल Q1 है उसमें जो ऑब्जर्वेशन की 25% की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसके नीचे लाई करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि P हमारा P ऑफ Z लेस दैन Q1 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 0.25, क्योंकि 25% से 25% वैल्यूज़ नीचे होती हैं ना, तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, 25% को 0.25 लिखा। फ्राम द स्टैंडर्ड नॉर्मल जी टेबल, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल जी टेबल है वहाँ से Q1 हमारा -0.6745 हो जाएगा, जो कि -0.67 के बराबर होगा। तो ये Q1 की वैल्यू है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ जो है Z लेस दैन Q1 किसके बराबर रख देना है? 0.25 के। फिर आपने जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है उसको आपने जाके रेफरेंस लेना है, वहाँ से आपने ये वाली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। वैसे आप इसको भी याद भी कर सकते हैं क्योंकि पेपर में शायद ये गिवन हो, ठीक है, या फिर ये होता है कि ये क्वेश्चन में गिवन होती है या फिर आपने वो फाइंड करनी होती है, टेबल आपने साथ लेके जाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द मैनेजर ऑफ अ बॉटलिंग प्लांट इज़ एंक्शियस टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी इन द नेट वेट ऑफ फ्रूट बॉटल। कोई मैनेजर है, जूस प्लांट उसने लगाया हुआ है और वो इस चीज़ के रिलेटेड परेशान है कि जो वेट है बोतल का वो वेरिएबल होता है, यानी चेंज होता रहता है। वो उस चीज़ को कम करना चाहता है, जो वेरिएबिलिटी आती है वेट में, जो चेंज में नेट वेट में जो चेंज आता है उसमें वो कमी लाना चाहता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 15.2 ग्राम, यानी काफ़ी अरसा उसकी जो वेरिएबिलिटी रही है, जो चेंज रहा है वेट में, वो 15.2 ग्राम था। ए न्यू मशीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड, फिर उसने क्या किया, एक नई मशीन लगाई एंड द नेट वेट इन ग्राम्स ऑफ 10 रैंडमली सिलेक्टेड बोटल्स, और उसने क्या किया, न्यू मशीन लगाने के बाद 10 कोई रैंडमली बोटल्स को सिलेक्ट किया और उनका वेट किया। ये वेट जो है वो नीचे गिवन है, ये देखें सारे 10 बोतलों के वेट्स दिए गए हैं। हमने क्या करना है, स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट मशीन हैज़ अ बेटर परफॉर्मेंस। हमने इस चीज़ के लिए कि मशीन जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी, उसके लिए नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताने हैं और हमने टेस्ट स्टैटिक भी हाइपोथेसिस के मतलब लिखना है। हम लेट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड मशीन सिग्मा नॉट इज़ इक्वल टू 15.2 ग्राम। ठीक है, जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन थी, जो पिछली मशीन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो 15.2 ग्राम थी। सैम्पल साइज़ कितना है, n इज़ इक्वल टू 10, 10 बोतलें हमने ली है ना, तो n इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। द मैनेजर वांट्स टू नो वेदर द न्यू मशीन रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी। अब जो मैनेजर है वो इस चीज़ को देखना चाहता है कि जो मशीन हमने नहीं लगाई है, क्या वो जो वेट में वेरिएबिलिटी आती है, चेंज आती है, क्या वो उस चीज़ को कम कर रही है या नहीं। तो रिड्यूस आ रहा है, रिड्यूस का मतलब होता है कम, तो कम के लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेफ़्ट टेल टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। तो नल हाइपोथेसिस इसके लिए हो जाएगा H0। तो द न्यू मशीन हैज़ सेम और ग्रेटर वेरिएबिलिटी, तो जो नई मशीन है वो सेम, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में इक्वल का साइन आता है, तो सेम उसकी वेरिएबिलिटी हो सकती है या फिर ग्रेटर हो सकती है।
तो देखें एच नाट हमारा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 15.2 स्क्वायर आ जाएगा, या फिर 50 सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15.2 होल स्क्वायर। यानी कि जो इसका नल हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस में हम क्या इंक्लूड करेंगे, इक्वल या ग्रेटर वाला, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी या तो उसी के बराबर रहेगी पुरानी मशीन से या उससे बड़ी हो जाएगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा कि द न्यू मशीन हैज़ बेटर परफॉर्मेंस, तो उसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, यानी वेरिएबिलिटी उसकी स्मॉलर हो गई है। तो H1 हमारा क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर लेस देन, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू हमने इस्तेमाल कर लिया है, अब लेस देन होगा 15.2 होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के लिए जो हमने टेस्ट स्टैटिक यूज़ किया है वो क्या है। तो काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिक हम यूज़ करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिक। उसके लिए काई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 इंटू एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट होल स्क्वायर। n की वैल्यू 10 है, एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस सिग्मा नॉट 15.2 है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने इसमें फार्मूले में पुट करनी है। ये आ जाएगा 9s स्क्वायर ओवर 231.04 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा आ जाएगा, n में से एक को कम कर दें तो 9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पोकर ऑफ अ 5 कार्ड्स कंटेन एग्जैक्टली 2 एसेस एग्जैक्टली 1 एस यूज़ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास कोई ताश के पत्ते हैं, 52 टोटल पत्ते होते हैं, ठीक है। तो आपने उसमें से 5 जो हैं वो रैंडमली कार्ड निकाले हैं। तो आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें 2 यक्के जो होते हैं, ठीक है। ए वाला जो कार्ड होता है उसको एस बोलते हैं, जिस पे ए लिखा होता है, ठीक है। तो आपने उन 5 में से इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 2 यक्के होंगे या 1 यक्का होगा उसमें। तो हमने हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, कैपिटल N इज़ इक्वल टू 52। नंबर ऑफ़ एसेस यानी कि नंबर ऑफ़ एसेस के इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। टोटल यक्के कितने होते हैं, यानी ए वाले कार्ड कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। अब कार्ड हमने निकाले कितने हैं, उसको हमने स्मॉल n बोला, 5 कार्ड निकालने हैं। हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि P ऑफ x इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है के एक्स n माइनस के ओवर n माइनस एक्स। तो केस 1 में हमने x हमारा 2 है, क्योंकि हमने 2 एसेस चेक करने हैं ना, 2, तो x हमारा स्मॉल x हमारा 2 हो जाएगा। P ऑफ x इज़ इक्वल टू 2। बाकी आपने ये वैल्यूज़ देखें, k की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू हमने 2 ली है स्मॉल x की। n हमारा क्या आ जाएगा 52, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो 48। तो x n माइनस एक्स 3 आ जाएगा, नीचे n ओवर n n कम्बिनेशन n। ये जो सिंबल है ये कम्बिनेशन का है, जो आपने पढ़े होंगे ना कम्बिनेशन, ठीक है। कम्बिनेशंस n इंटू n, तो n हमारा 52 है और ये 5 है। तो इनके कम्बिनेशंस 4 कम्बिनेशन 2 4c2, इसका फार्मूला होता है n माइनस आर फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल, ठीक है। ये आप फार्मूला लगाएं, ये ऊपर n होता है और नीचे r होता है, ठीक है। यानी n माइनस आर क्या होगा, 2 का फिक्टोरियल, ऊपर क्या आ जाएगा 2 का फिक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा, नीचे भी 2 का फिक्टोरियल आ जाएगा। बल्कि ये इस तरह नहीं होगा, 1 मिनट। अच्छा, इसका फार्मूला होता है NCR का होता है n फिक्टोरियल बटा n माइनस आर का फिक्टोरियल, ठीक है। अब n का फिक्टोरियल 4 का फिक्टोरियल आ गया ऊपर, क्योंकि n की वैल्यू 4 है। नीचे n माइनस आर 2 का फिक्टोरियल आ जाएगा। तो 4 के फिक्टोरियल को हम लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे 2 इंटू 1, तो ये कट जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा। नीचे साथ इसके r का फिक्टोरियल भी आएगा। NCR का पूरा फार्मूला क्या होता है, वो होता है n फिक्टोरियल बटा r फिक्टोरियल इंटू n माइनस आर, ठीक है। r फिक्टोरियल इंटू n माइनस आर फिक्टोरियल, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखें। ये पहले 4c2 का, ठीक है। 4c2 का क्या मतलब है, 4 का फिक्टोरियल, नीचे r का फिक्टोरियल यानी 2 का फिक्टोरियल, और n माइनस आर का मतलब फिर 2 का फिक्टोरियल। तो ये आपके पास 2 का फिक्टोरियल, एक तो 2 इंटू 1 से कट जाएगा, ये 2 का फिक्टोरियल, नीचे आपका 4 बनेगा, ऊपर आपका 12 बनेगा, ठीक है। तो ये कट के आपका आंसर 6 आएगा, ठीक है। ये आप इसको सॉल्व करके इजीली देख सकते हैं। इसको भी इसी तरह सॉल्व करें, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और ये सारे आप
इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर ये वाला आएगा, इसका आंसर नीचे ये आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब केस 2 की बात करते हैं, जब एक यक्के की बात कर रहे हैं तो 1 एस की बात करेंगे तो x हमारा 1 आ जाएगा। अब सारी जगह पे 1 पुट करें और बाकी वैल्यूज़ पुट करके NCR फाइंड करें, ठीक है, और उसका 0.29947 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, 4C1 ये कैलकुलेटर पे इजीली आप फाइंड करते हैं। 4C1 तो 4 ही होता है, ठीक है, ये सबको पता है। तो इसका आप कैलकुलेटर पे करें, इस का भी कैलकुलेटर पे करें, इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि n हमारा 22 के बराबर है और समेशन d माइनस डी बार 270 है, d बार 4 है। हमने अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 इस्तेमाल करके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करना है, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है। हमने ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि एच नॉट जो है वो म्यू डी 0 है अगेंस्ट H1 म्यू डी इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने यानी कि H नॉट अगेंस्ट H1 जो है वो टेस्ट करना है, यानी एच म्यू डी 0 के बराबर है या म्यू डी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, उसका फार्मूला ये होता है, वैल्यूज़ पुट करें 3.586 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिक टी हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फार्मूला d माइनस म्यू नाट एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। तो फार्मूले सारे वैल्यूज़ रखें, फार्मूले में सारी आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू 5.23 आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं, n-1 जो कि 21 आ जाएगी। अब क्रिटिकल वैल्यू आपने टी टेबल से फाइंड करनी है कि t हमारा 0.025, 21, इसके लिए हमारी 2.08 है। तो यहाँ से देखें कि 5.23 ये वाली वैल्यू जो है वो 2.08 से ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा होगी तो हम H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। तो देयर इज़ सिग्निफिकेंट एविडेंस दैट म्यू डी इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेम द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दैट आर नॉट बेस ऑन ऑल वैल्यूज़। तो हमने ऐसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन बताने हैं जो कि तमाम वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करते। सबसे पहली है रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन जिसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। तो ये दो ऐसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है जो कि तमाम वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन डू वी यूज़ टू टेल टेस्ट। हम टू टेल टेस्ट को कब इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चेक्स फॉर एनी डिफरेंस आइदर इंक्रीज और डिक्रीजेज। तो हम इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ कर गया है या डिक्रीज़ कर गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये हमने पहले भी 1 टेल और 2 टेल टेस्ट में जो डिफरेंस पढ़ा था वहाँ पे हम इसकी स्टडी करके आ चुके हैं। तो आपने ये वाली डेफिनेशन कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखनी है कि हम इसको जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करके जब हम ये चीज़ मालूम करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ कर गया है या डिक्रीज़ कर गया है, तो हम उसको टू टेल टेस्ट से मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर अ सैम्पल डाटा n इज इक्वल टू 15 कैलकुलेट टी अल्फ़ा बाई 2 ऑफ v फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.10। तो सैम्पल साइज यहाँ पे 15 है, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा हमारा 0.10 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा n-1 जो कि v के बराबर उसको हम लिख सकते हैं। तो n-1 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 में से एक माइनस करेंगे। अल्फ़ा बाई 2 क्या आ जाएगा, 0.10 ओवर 2 0.05 आ जाएगा। ठीक है, अब टी टेबल को इस्तेमाल करते हुए v की वैल्यू 14 है, अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 0.05 है। तो जब हम इन चीज़ों को टी टेबल में देखेंगे तो टी ऑफ 0.05 कॉमा 14 की वैल्यू 1.6761 आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज वी वांट टू डिटरमिन proportion of smokers and non-smokers in a city. In this situation which type of distribution we can use? किसी शहर में हम जो स्मोकिंग करते हैं और जो नहीं करते उनके दरमियान प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि हर पर्सन जो है वो किसी दोनों में से किसी ना एक कैटेगरी में फॉल कर जाएगा कि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग नहीं करता तो वो नॉन स्मोकर में चला जाएगा, अगर स्मोकिंग करता है तो वो स्मोकर्स में चला जाएगा। तो डाटा हमारा बाइनरी टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह हम जो सैम्पल प्रोपोर्शन हमारी जो होगी वो बाइनोमियल मॉडल की हो जाएगी। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू 2, फाइंड आउट म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा लिमिट्स बाई अप्लाइंग एम्पिरिकल रूल, व्हाट परसेंटेज ऑफ डाटा विल लाई बिटवीन दीज टू लिमिट्स।
तो देखें म्यू की वैल्यू हमें 20 दे दी गई है, सिग्मा की वैल्यू हमें 2 दे दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा। सिंपल आपने क्या करना है कि पहले म्यू माइनस 2 सिग्मा फाइंड करें, इसका आंसर 16 आएगा। म्यू प्लस 2 सिग्मा प्लस वाला फाइंड करें और माइनस, ठीक है, दोनों फाइंड करें, एक का जवाब 16, एक का 24 आ जाएगा। तो लिमिट्स हमारी क्या होंगी, लोअर लिमिट 16 होगी और अपर लिमिट 24 होगी। तो हमारा जो 95% जो डाटा होगा वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाई करेगा। नेक्स्ट है कि इफ़ x इज़ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद इट्स पैरामीटर वैल्यू 3, फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर कोई x हमारा रैंडम वेरिएबल है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसकी पैरामीटर वैल्यू 3 है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ p x इज इक्वल टू 1। तो हमने p ऑफ x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए जो गिवन पैरामीटर म्यू है हमारे पास 3 है, हमने फाइंड करना है p ऑफ x इज इक्वल टू 1। फार्मूला क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। तो जैसे हम स्मॉल x की वैल्यू हमें 1 है, हमने फाइंड करके लिखनी है, तो यहाँ पे 1 है तो x स्मॉल x की वैल्यू 1 रखें इस फार्मूले में, तो म्यू की वैल्यू 3 रखें, तो e की पावर माइनस 3 किसके बराबर होता है, 0.0498। फिर आपने क्या करना है, लास्ट पे जो पैरामीटर है 3 उसको ज़रब दे देनी है इस वैल्यू से, तो आपका फाइनल आंसर 0.1494 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ x इज़ इक्वल टू, ये जो पिछले क्वेश्चन में फार्मूला अभी मैंने बताया ना, बस आपने वो याद रखना है। ठीक है, फार्मूला आपने याद रखना है। यहाँ पे आके अगर x हमारा 341 है और n हमारा 634 है, p नाट हमारा 0.50 है, तो हमने z टेस्ट स्टैटिक प्रोपोर्शन हमने यानी कि z टेस्ट स्टैटिक हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, ये हमें गिवन डाटा है जो क्वेश्चन में दिया गया है। आप देखेंगे जो x हमारा है वो ग्रेटर देन n p नाट है, यानी अगर n को आप p नाट से ज़रब दें तो x हमारा ग्रेटर होगा। x हमारा 341 है और जब आप इसको ज़रब देंगे तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी, x हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम कंटिन्यूटी करेक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसका फार्मूला होता है z इज़ इक्वल टू x माइनस 1/2 माइनस एन पी नाट ओवर एन पी नाट 1 माइनस पी नाट। तो सबसे पहले एन पी नाट फाइंड करें जो कि 317 आएगा। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, x की वैल्यू 341, 1/2 को हमने 0.5 लिखा, एन पी नाट की वैल्यू 317, एन पी नाट हमारा यहाँ पे एन पी नाट, एन की वैल्यू हमारे पास 634, पी नाट हमारा 0.5, 1 माइनस पी नाट 0.5 आ गया। तो इसको सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर 187 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इज़ ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन 5 एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर इफ़ s इज़ इक्वल टू x बार इज़ इक्वल टू 7 एंड t इज़ इक्वल टू 3, देन व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ n। तो गिवन हमें ये है कि म्यू की वैल्यू 5 गिवन है, x बार हमें 7 गिवन है, s की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू 3 है। तो फार्मूला क्या होता है t के लिए, t हमारे पास है t इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर s ओवर n स्क्वायर रूट। तो t की वैल्यू 3 रखें, x की वैल्यू 7, म्यू की वैल्यू 5, 2, s की वैल्यू 2 और n का स्क्वायर रूट वैसे ही रहने दें क्योंकि n हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से 3 इज़ इक्वल टू 2, 2 से कट जाएगा, तो ये 1 ओवर n का स्क्वायर रूट ऊपर जाके n का स्क्वायर रूट हो जाएगा, n का स्क्वायर रूट 3 के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर लें तो n हमारा 3 आ जाएगा। ए रैंडम वेरिएबल x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू इज़ इक्वल टू 50 एंड म्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लार्जर दैन 54। तो देखें हमारे पास म्यू की वैल्यू 50 दी गई है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो सिग्मा की वैल्यू 5 आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। फाइंड हमने करना है p ऑफ x ग्रेटर देन 54, यानी x हमारा जब लार्जर होगा 54 से, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले z स्कोर फाइंड करें। z स्कोर हमें पता है कि वो होता है जो मैक्सिमम वैल्यू 54 और उसमें से आप म्यू को माइनस कर दें। ठीक है, म्यू को माइनस कर दें, 54 में से 50 माइनस कर दें और सिग्मा पे डिवाइड करें 5 पे, तो 0.8 आ गया। अब जी टेबल को इस्तेमाल करें और हमने p ऑफ z लेस दैन 0.8, यानी कि हमने 0.8 से z की वैल्यू लेस फाइंड आउट करनी है, तो वो होती है 0.7881। तो हमारा यहाँ से p z ग्रेटर दैन 0.8 के लिए हम इस वैल्यू को 1 से माइनस करके हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद रखें कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटिंग फॉर्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। कैसे? तो इसका आंसर ये है कि द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम कब ऑब्टेन करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से? जब द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज, यानी कि जब n हमारा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, यानी जो ट्रायल्स हैं हमारे पास वो इन्फिनिटी को अप्रोच करें, बहुत ज़्यादा बड़े हों, n हमारा ग्रेटर दैन n हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करे। दूसरी क्या कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि जो कामयाबी की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, यानी p हमारा अप्रोचेस टू ज़ीरो होना चाहिए। तीसरा है कि द मीन रिमेन्स फाइनाइट, जो मीन है वो फाइनाइट रहना चाहिए, जिस तरह के लैम्डा इज इक्वल टू NP कांस्टेंट रहना चाहिए। अंडर दीज कंडीशंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएं तो हमारी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने एक्सेप्टेंस रीजन को डिफाइन करना है। इट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द टेस्ट स्टैटिक फॉर विच वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये किसी भी टेस्ट स्टैटिक के लिए वो वैल्यूज़ की रेंज होती है जिनमें हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस रीजन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द क्रिटिकल वैल्यूज़ आर -1.96 एंड +1.96 फॉर अ टू टेल टेस्ट विद 5% सिग्निफिकेंस लेवल, देन एक्सेप्टेंस रीजन हमारा क्या होगा? z लेस देन आर इक्वल टू +1.96 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1.96। अगर z की वैल्यूज़ लाई करती हैं इन दो के दरमियान तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर आउटसाइड लाई करते हैं तो हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी और एक एग्जांपल थी कि अगर हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ -1.96 और +1.96 हैं टू टेल टेस्ट के लिए और सिग्निफिकेंस लेवल 5% हो, तो जो एक्सेप्टेंस रीजन होगा हमारा ये होगा। तो जो वैल्यूज़ इसके दरमियान लाई करेंगी उसके लिए हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे और जो बाहर होंगी उसके लिए हम इसको रिजेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द डेटा इन फॉलोइंग केसेस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं शार्ट, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, उनको आपने 4 क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। तो देखें, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो केस है जब हम ये वाला डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन पर्सनली फ्राम द इंडिविजुअल कंसर्न्ड। तो कोई अगर रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है पर्सनली हर बंदे से, तो फिर वो कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करेगा? वो इंटरव्यू वाली टेक्निक इस्तेमाल करेगा, यानी हर बंदे के पास जाएगा, उसकी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेगा, पर्सनल इंटरव्यू करेगा और वो डाटा हासिल कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सैम्पलिंग एरर व्हेन द पॉपुलेशन मीन इज़ 15.785 एंड सैम्पल मीन इज़ 15.6। तो सैम्पलिंग एरर हमारे पास फार्मूला होता है पॉपुलेशन मीन माइनस सैम्पल मीन, तो इसमें से ये वाली चीज़ माइनस करें तो 0.185 आपका सैम्पलिंग एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन एनी 2 टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो होती है उसकी आपने 2 टाइप्स लिखनी है। सबसे पहले है कन्वेनियंस सैम्पलिंग और दूसरी है जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। व्हाट इज़ द सिंगुलर ऑफ स्ट्रेटा? स्ट्रेटा जो है वो प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है स्ट्रेटम। स्ट्रेटा का जो सिंगुलर होता है वो स्ट्रेटम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ए कॉइन इज टास्ड 900 टाइम्स। एक सिक्के को 900 दफ़ा टास किया गया है और 490 दफ़ा उसमें हेड्स आया है, और इसके लिए हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने लिखना है और हमने ये शो करवाना है कि कॉइन जो है वो अनबाइस्ड है। तो नल हाइपोथेसिस को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P हमारा 0.5 हो जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन आधा 900 है तो 490 तकरीबन आधा बनता है, तो P हमारा 0.5 आ जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इसमें कॉइन जो है वो अनबाइस्ड होगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 है, वो P नॉट इक्वल टू 0.5 है, इसमें कॉइन हमारा बाइस्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। तो सबसे पहले है कम्प्लीटली रैंडोमाइज्ड डिज़ाइन जिसको CRD बोलते हैं, दूसरा है रैंडोमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन जिसको RBD बोलते हैं। ये 2 टाइप्स है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल फ्राम अ बैग कंटेनिंग 4 रेड 8 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स। एक बैग में अगर 4 रेड 8 ब्लैक और 3 वाइट बॉल्स हैं तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब हम उसमें से एक बॉल निकालेंगे कि तो वाइट हो, इस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले टोटल बॉल्स करें कितनी हैं, 2
टोटल बाल्स हैं 4 + 8 + 3 15 और वाइट बाल्स 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बाल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ़ वाइट बाल्स बटा टोटल नंबर ऑफ़ बाल्स। तो वाइट बाल्स 3 हैं, टोटल 15 हैं, 1/5 आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन पी हैट व्हेन सैम्पलिंग इज़ परफॉर्म्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमने जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जब हमारी जो सैम्पलिंग है वो विदाउट रिप्लेसमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो जब हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मीन होता है ई ऑफ पी नॉट इज़ इक्वल टू पी, यानी कि जो मीन है पी हैट का वो पी के बराबर ही होता है। स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर होता है, सिग्मा ऑफ पी इज़ इक्वल टू पी क्यू ओवर एन इंटू n - n ओवर n - 1, जहाँ पे p जो है वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है, q हमारा 1 माइनस की p के बराबर है और n हमारा सैम्पल साइज़ है और कैपिटल N पॉपुलेशन साइज़ है। थर्ड है कि इफ़ n इज़ लार्ज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p हैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल। अगर हमारा n बहुत बड़ा है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन p हैट की जो है वो नॉर्मल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 255, n हमारे पास 500 है, p नॉट हमारा 0.60 है, हमने z टेस्ट स्टैटिक फॉर प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सबसे पहले p हैट फाइंड करें, p हैट होता है x ओवर n, तो x की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है 0.51। अब z स्टैटिक का फार्मूला ये होता है, इसमें आपने तमाम वैल्यूज़ पुट कर देनी है, p हैट माइनस p नॉट स्क्वायर रूट ऑफ p नॉट 1 माइनस p नॉट ओवर n। तो ये वैल्यूज़ रखें इसमें, फाइनल आंसर इसका आएगा -4.11। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या इम्पैक्ट है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे। एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स लेस स्क्यूड। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है तो काई स्क्वायर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेस स्क्यूड हो जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर सिमेट्रिक एंड स्प्रेड्स टू राइट, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक भी हो जाती है और राइट साइड की तरफ स्प्रेड हो जाती है। द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो मीन होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर ही हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n इज़ इक्वल टू 5, वैल्यूज़ हैं 1 2 3 5 6, ए सैम्पल साइज n इज़ इक्वल टू 3 सिलेक्टेड फ्राम पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें 5 चीज़ें हैं, 5 लोग हैं या 5 नंबर हैं जो कि 1 2 3 5 6 हैं, और हमने n इज़ इक्वल टू 3 साइज़ का सैम्पल साइज़ लेना है विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स के लिए। तो इसमें देखें इवन नंबर्स कितने हैं, 2 और 6। इवन नंबर्स हैं कितने, सिर्फ 2 हैं, 2 और 6 2 हैं। अब p फाइंड करें तो 2/5 आ जाएगा, 2/5 यानी x बटा n। तो यहाँ पे x 2 है और n हमारा 5 है, टोटल 5 है। तो टोटल सैम्पल्स कितने आ जाएंगे 5c3 जो कि 10 के बराबर है, 5c3। ये फार्मूला में आपको कैलकुलेट करना या कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, तो ये 10 आ जाएगा। अब देखते हैं कि हम सैंपल लेते हैं डिफरेंट, उसमें इवन नंबर्स कितने आते हैं और सैंपल प्रोपोर्शन उसका क्या बनता है। सबसे पहले हमने 1 2 3 लिया, तो इसमें इवन नंबर तो सिर्फ 2 है तो 1 आ गया। तो देखें एक इवन नंबर है और टोटल 3 है, तो इसका सैंपल प्रोपोर्शन 1/3 आ जाएगा। अगर 1 to 5 लें तो इसमें भी एक इवन नंबर 1/3 आ जाएगा। अगर 1 to 6 लें तो 2 इवन नंबर है तो 2/3 आ जाएगा। अगर 1 3 5 लें तो 0 इवन नंबर है तो इसका प्रोपोर्शन भी 0 आ जाएगा। इसी तरह करके ये सारे नंबर्स लें बारी बारी, तो इसका सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड करें। ठीक है, तो लास्ट पे हम देखेंगे कि पी हैड किसके बराबर है। इसमें 3 तरह के नंबर्स आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है, 1/3 आ रहा है और 2/3 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 जो है वो 1 दफ़ा आ रहा है, 1/3 6 दफ़ा आ रहा है, 2/3 3 दफ़ा आ रहा है। तो 1/10 टोटल कितना है 10 हमने लिए हैं। ठीक है, तो 1/10 6/10 3/10, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने टेस्टिंग प्रोसीजर इन केस ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का टेस्टिंग प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे नल और अल्टरनेटिव फॉर्म में। ठीक है, फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज़ करेंगे, सिग्मा जैसा कि 0.05 भी ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिक कंप्यूट करेंगे जिसका फार्मूला ये होता है, जिसमें ई जो है वो
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ओ हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये फार्मूला लगा के काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिक फाइंड करेंगे। फिर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला होता है k-1 - m आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो जो काई स्क्वायर की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम क्रिटिकल वैल्यूज़ से कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि मेक द डिज़ाइन डिसीजन ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबल। अगर काई स्क्वायर जो कैलकुलेट हमने किया है वो ग्रेटर आ जाती है टेबल से, तो हम h0 को रिजेक्ट कर देंगे, तो अदरवाइज़ हम h0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 45 फाइनल क्वेश्चन है। तो इससे पहले फाइनल क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ, आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 634 है, p हैट हमें 0.459 दिया गया है, z अल्फ़ा बाई 2 हमें 2.58 दिया गया है। हमने 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है पॉपुलेशन प्रपोर्शन के लिए। तो ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। फार्मूला हमारा होता है p हैट प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2 p हैट 1 माइनस p हैट ओवर n। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे एरर हमारे पास होता है, स्टैंडर्ड एरर ये है, इसका फार्मूला ये आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की, तो फाइनल हमने कैलकुलेशन करके 0.0198 आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर। मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा, तो स्टैंडर्ड एरर को आपने किससे ज़रब देनी है, z अल्फ़ा बाई 2 से ज़रब दे दें। तो उसकी वैल्यू 2.58 थी, उसको ज़रब दी इससे, तो 0.0511 आ गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर लिमिट क्या होगी, 0.459 माइनस 0.0511, ये 0.4079 आ जाएगा। अपर लिमिट प्लस के लिए आएगी और लोअर लिमिट होती है माइनस के लिए, ठीक है, माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% हमारा ये आ जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी क्लियर कर दिया और इसमें हमने 45 जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन आए थे वो हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। कोशिश किया कि आपको थोड़ा बहुत समझाया जाए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा हमारी जो फाइनल टर्म की वीडियोज़ हैं उनमें MTH 101 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, MTH 100 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, फ़िज़िक्स 101 इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और MTH 104 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, MTH 202 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और MTH अब स्टैटिस्टिक्स 301 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और पाक 522 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो ये देखें हमने कितने सारे सब्जेक्ट्स की आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों के कमेंट्स देखे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पेपर आता है इन वीडियोस में से। आप भी लाजमी देखें और दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।